नमस्कार, मैं अभिषेक गौतम फ्रॉम गौतम क्लासेस। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ आपको गैस के अणुगत सिद्धांत और गैस की विशिष्ट ऊष्मा जो चैप्टर है उसका मैं आपको यहाँ वीडियो दे रहा हूँ। इस वीडियो को मैंने 2 भागों में तोड़ा है। पहले भाग में बताएंगे आपको गैस के अणुगत सिद्धांत और दूसरे भाग में बताएंगे आपको गैस की विशिष्ट ऊष्मा। ये वीडियो आपके कंपटीशन के पर्पस और इंटर हाई स्कूल में जो अध्ययनरत व्यक्ति हैं और बीएससी पार्ट 1 उन सभी के लिए यूज़फुल है, क्योंकि ये चैप्टर हर एक इंटर, बीएससी पार्ट 1 और हाई स्कूल तीनों साल में तीनों जो सिलेबस है उसमें इसको मेंशन किया गया है। तो आज बात करेंगे हम गैस के अणुगत सिद्धांत की। तो पहले बात करें गैस क्या है। देखिए, आप छोटे स्तर से पढ़ते चले आ रहे हैं कि जो द्रव्य है, ठोस है और गैस है। पदार्थ की 3 अवस्था बताई गई हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। ये तीनों अवस्था जो पदार्थ को अलग अलग किया गया है वो इंटरनल मॉलिक्यूलर के आधार पर किया गया है, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी धातु, कोई भी पदार्थ, कोई भी लिक्विड, गैस एक सिंगल पार्टिकल नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे अणु हैं, गैस के अंदर बहुत सारे अणु हैं, ठोस के अंदर बहुत सारे पार्टिकल हैं। तो इनके जो इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसके आधार पर डिफाइन कर दिया गया है कि कौन ठोस है, कौन द्रव्य है और कौन गैस है। तो आज जो बात करेंगे वो गैस की करेंगे। तो गैस में सबसे पहली तो बात ये है कि एक कॉमन बात है कि गैस का एक सिलेंडर है। मान लो 15 लीटर का सिलेंडर है, उसमें आप 100 ग्राम गैस डाल दीजिए, फिर भी पूरे सिलेंडर में फैल जाएगी। और उसमें 10 किलोग्राम गैस डाल दो, फिर भी पूरे सिलेंडर में आ जाएगी। कहने का मतलब आप उसमें कितनी भी गैस डाल दीजिए, उस सिलेंडर के आकृति को क्या कर लेगी, वो ग्रहण कर लेगी। इसका मतलब सीधा सा ये है कि गैस के पार्टिकल इंटरनल अट्रैक्शन फोर्स न लग के उसमें डिटेक्शन फोर्स लगता है, रिपल्सन फोर्स लगता है, वो एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करते हैं। तो एक पार्टिकल एक अणु से दूसरे अणु तक, अणु एक दूसरे में टकराते हैं और इधर उधर वो गति करते रहते हैं। गैस के अणु कभी भी स्टेबल नहीं होते। ठीक है, अब यहाँ बात कर रहे हैं हम गैसीय नियम की। गैसीय नियम क्या है? प्रायोगिक आधार पर गैस के प्रयोग के आधार पर, इंटरनल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के आधार पर, नंबर ऑफ आइटम्स या अणु के आधार पर जो भी नियम फॉलो होते हैं वो सभी नियम गैसीय नियम के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर जो मोस्टली नियम है, जैसे हम बहुत फेमस है बॉयल का नियम। दिक्कत क्या आती है कि बच्चा इनको याद कर लेता है लेकिन पेपर टाइम पर कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाता है। तो वहाँ दिक्कत आती है, कौन सा बॉयल का था, याद तो रहता है कौन सा बॉयल का था, कौन सा चार्ल्स का था, कौन सा दाब का था। तो इस स्थिति में बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम आती है। तो देखिए, मैं यहाँ पे कोरिलेटेड करके बताता हूँ, आप नहीं भूलेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे कि बॉयल मीन्स होता है गर्म। बॉयल मीन्स क्या होता है? गर्म। जब किसी चीज़ को बॉयल करेंगे तो क्या हो जाएगा? गर्म। और गर्म मीन्स टेम्परेचर, और गर्म क्या करेगा? टेम्परेचर करेगा। तो दैट मीन्स का सीधा सा बात है कि बॉयल के नियम के अंदर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दीजिए। टेम्परेचर कांस्टेंट करेंगे तो इसके 3 होते हैं, दाब, ताप और आयतन। इनमें रिलेशन देखते हैं। तो हमने टेम्परेचर को तो कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, अब बात किसकी बनती है? दाब और आयतन की। तो यहीं पर बॉयल का नियम क्या कहता है? बॉयल के नियम के अनुसार निश्चित द्रव्यमान की किसी गैस का निश्चित स्थिर ताप पर उसका आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसका आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ। सपोज दैट ये आपने एक लैब है आपकी, और लैब में आपने ये मान लो एक गैस का कंटेनर ले लिया, इसमें आपने गैस भर ली, ये नीचे से आपने उसमें बर्नर लगा दिया, और ये आपने इसमें एक नीचे से हीट करने के लिए एक चूल्हा लगा दिया, बर्नर है। होता क्या है, बात क्या कह रहा है? निश्चित टेम्परेचर पर। टेम्परेचर मैंने मान निश्चित कर दिया इसका 10 सेल्सियस।
अब टेम्परेचर से बात नहीं करेंगे। और ये इसका दाब है। अब ये मेरी सीधी सी बात है कि आप इस दाब को बढ़ाते जाएंगे तो तस्तरी कहाँ आएगी, नीचे आएगी, आयतन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो यही बॉयल बताता है कि निश्चित आयतन, निश्चित ताप पर किसी गैस के आयतन को आप इंक्रीजमेंट करना चाहते हैं तो दाब कम करना पड़ेगा, और दाब बढ़ाएंगे तो आयतन कम होगा। कहने का मतलब एक दूसरे के अपोजिट है। इसको आप कह सकते हैं बी प्रोपोर्शनल 1/P, बी प्रोपोर्शनल 1/P। अब इसको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा B1 और P1 इक्वल टू B2 और P2। ये आपका बॉयल का नियम हो गया। एक नियम है इसमें चार्ल्स का नियम नंबर 2। क्या है? चार्ल्स का नियम। चार्ल्स साहब क्या कहते हैं? ये साइंटिस्ट के नाम है, बॉयल है, ये भी साइंटिस्ट का नाम है, चार्ल्स है, वो भी साइंटिस्ट का। चार्ल्स ने बताया, चार्ल्स साहब कहते हैं कि निश्चित द्रव्यमान पर, निश्चित द्रव्यमान की गैस में अगर दाब को निश्चित कर दिया जाए तो उसका आयतन उसके ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। चार्ल्स कहते हैं कि निश्चित दाब पर किसी निश्चित द्रव्यमान की गैस का आयतन उसके ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी चार्ल्स ने बता दिया, दाब को कांस्टेंट कर दिया तो दाब का फैक्टर नहीं आएगा, तो यहाँ B प्रोपोर्शनल T हो जाता है। क्या हो जाता है? B प्रोपोर्शनल T हो जाता है। यानी ये कांस्टेंट है तो नियतांक का चिन्ह लगा सकते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं B/T, यानी इसको पार्टिकल ले ले B1, B2, B3, B4, दैट मीन्स B1 और P1 इज इक्वल टू B2 और T2। ये चार्ल्स साहब बताते हैं। प्रैक्टिकली देखें तो देखिए ये आपका वर्नल है। अब हमने क्या किया है, टेम्परेचर को, वो प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया। प्रेशर हमने P मान लिया, P मान लिया और उसको कांस्टेंट कर दिया और नीचे लगा दिया इसमें वर्नल। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो आयतन क्या होगा, बढ़ेगा, और टेम्परेचर घटाएंगे तो आयतन क्या होगा, घटेगा। सीधी सी बात है भाई। P कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब P का कोई रोल नहीं है इसमें, P जितना है उतना है। यानी मान लो प्रेशर उसने 10 वाट रख दिया तो प्रेशर 10 रख दिया तो 10 ही रहेगा। अब 10 रहेगा तो जैसे ही आप इसको टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीजमेंट करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीजमेंट करेंगे, पार्टिकल को एनर्जी मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी, उफान आएगा, उफान आएगा, दैट इज उनके आयतन में इंक्रीजमेंट हो जाएगा। तो सीधी सी बात है प्रैक्टिकली तौर पे कि चार्ल्स के नियम के अनुसार एक निश्चित दाब पर किसी गैस का ताप उसके दाब के व्युत्क्रमान, उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी V प्रोपोर्शनल T। अब एक नेक्स्ट नियम है आपका दाब का नियम। क्या है? दाब का नियम। अब दाब का नियम क्या है देखिए। हाँ, चार्ल्स के नियम में एक चीज़ और है, कई कई किताबों में लिखा है। चार्ल्स साहब ने ये और बताया कि किसी गैस के, किसी निश्चित द्रव्यमान की गैस का टेम्परेचर 1 सेल्सियस बढ़ाने के लिए, आप ये कैसे बता सकते हो गैस का टेम्परेचर 1 सेल्सियस बढ़ गया, है ना? आप नाप तो लेते हो, लेकिन फिर बेसिकली क्या है, किसी गैस का टेम्परेचर 1 सेल्सियस बढ़ाने के लिए उस गैस के 0 सेल्सियस पर जो भी आयतन है उसका 1/2 से 73वां भाग बढ़ जाना चाहिए, तब आप कह सकते हैं किसी गैस का टेम्परेचर 1 सेल्सियस इंक्रीजमेंट हो गया। फिर से समझ लो, एक गैस के, एक निश्चित द्रव्यमान के गैस के टेम्परेचर को 1 सेल्सियस बढ़ाने के लिए उसके दाब 1 सेल्सियस बढ़ाने के लिए 0 सेल्सियस पर जो भी उसका आयतन है उस आयतन का 1/2 से 73वां भाग बढ़ जाना चाहिए, तब आप कहेंगे कि उस गैस का टेम्परेचर 1 सेल्सियस बढ़ गया। तो देखिए यहाँ पर अब जैसे कंपटीशन में आपका वो आ जाए क्वेश्चन, तो आपका आएगा कि आप किसी एक निश्चित द्रव्यमान के गैस को 1 सेल्सियस बढ़ाने के लिए दाब का कितना, उसके आयतन 0 सेल्सियस पर उसके आयतन के कितने भाग को बढ़ाएंगे, तो आपका आंसर क्या राइट होगा 1/273। अब वहाँ पर 2 से 73 होता है, कभी 73 होता है तो बच्चे लगा लेते हैं हिसाब, वो सॉरी 27 होता है तो बच्चे लगा लेते हैं हिसाब 27, 273, 300, दैट मीन्स ये नहीं। तो कहने का मतलब ये इसका बेस है। अब यहीं पर एक नेक्स्ट नियम है तीसरा, वो है आपका दाब का नियम। क्या है? दाब का नियम। देखो दाब का नियम, दाब का नियम क्या है?
दाब के नियम में क्या है कि इसमें आप आयतन को निश्चित रखते हैं। क्या रखते हैं? आयतन को निश्चित रखते हैं। किसको निश्चित रखते हैं? आयतन को। अब मान लो ये आपका एक कंटेनर है, इसका आयतन मान लो आपने B मान लिया। ना तो हम इसके आयतन को कम कर रहे हैं, ना हम ज़्यादा कर रहे हैं, और हमने इसमें लगा दिया बर्नर। बर्नर लगा के क्या करेंगे? इसके टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? आयतन बढ़ेगा। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? आयतन बढ़ेगा। आयतन बढ़ेगा और दैट मीन्स यहाँ पर आयतन है कांस्टेंट। जब आयतन कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू उसमें बढ़ती जाएगी तो एक सीमा क्या आएगी? सिलेंडर फट जाएगा। भाई सिलेंडर फटने का रोल क्या है कि जब भी सिलेंडर के अंदर एक टेम्परेचर इंक्रीजमेंट होता है और जैसे टेम्परेचर इंक्रीजमेंट होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल गैस के आपको इंक्रीजमेंट होंगे, और नंबर ऑफ पार्टिकल गैस के इंक्रीजमेंट होंगे और उसमें कोलाइट बढ़ जाएगा। कोलाइट बढ़ जाएगा, दीवार की सतह पर एक फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स पड़ेगा, और फोर्स पड़ने के बाद क्या होगा? सिलेंडर फट जाएगा। तो यहाँ पर एक बात सीखते हैं। बॉयल ने बताया कि निश्चित द्रव्यमान की गैस का आयतन अगर निश्चित कर दिया जाए तो उसका दाब उसके टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। बॉयल ने बताया एक निश्चित द्रव्यमान के एक निश्चित आयतन पर किसी गैस का दाब उसके टेम्परेचर के अनुक्रमानुपाती होता है। आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे दाब बढ़ेगा, और दाब और टेम्परेचर कम करेंगे तो दाब कम होगा। जब भाई प्रेशर बढ़ेगा तभी तो सिलेंडर फटेगा। तो सिलेंडर फटने में कौन सा नियम यूज हो रहा है? बॉयल का नियम यूज हो रहा है। तो यहाँ पर ये 3 नियम हैं। तो ये मैंने प्रैक्टिकली आपको डायग्राम के थ्रू बनाए। तो यहाँ पर ज़्यादातर ये कंपटीशन में आते हैं तो इसमें एक माइनर क्वेश्चन पूछा जाता है जो बच्चा एक स्थिति पर नहीं बता पाता है। वो तभी बता पाएगा जब इनके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर आप इनके कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखते हैं तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी भाषा में लिख दीजिए। जब भी एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो उसको किताब की डिक्टो भाषा में आप ध्यान रखिए। अगर किसी भी 8th स्टैंडर्ड को छोड़ के 8th स्टैंडर्ड से ऊपर कभी भी आप किताबी भाषा पूर्ण लिख के आते हो तो वहाँ पर आप ये कहिए कि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट साबित होते हो, एग्जामिनर बहुत ज़्यादा ही मार्क्स देगा। ऐसा कुछ नहीं है। 8th से ऊपर बच्चे का खुद ही कॉन्सेप्ट को देखा जाता है। तो आप अपने हिसाब से लिखाइए, लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ नेक्स्ट नियम है आदर्श गैस का समीकरण। तो आदर्श गैस का समीकरण जानने से पहले हम ये जानेंगे कि आदर्श गैस क्या है। आदर्श गैस वो गैस है चार्ल्स, बॉयल्स और दाब, इन तीनों नियमों का पूर्णतः पालन करें। अगर कोई कहता है कि आदर्श गैस क्या है, तो आदर्श गैस वो गैस होती है जो चार्ल्स, बॉयल्स और दाब, इनके तीनों नियमों का पूर्णतः पालन करे। ऐसी गैस को हम आदर्श गैस कहते हैं। इनके यूज के आधार पर एक फाइनलाइज्ड इक्वेशन निकल के आती है, उसको हम कहते हैं आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण कोई अटके नहीं है। यानी आदर्श गैस समीकरण इन तीनों नियमों के यूज को, इन तीनों का कॉम्बिनेशन करके, इसकी डेरिवेशन ड्राइव करके जो फाइनलाइज्ड इक्वेशन निकलती है उसको हम कहते हैं आदर्श गैस समीकरण। तो आदर्श गैस समीकरण ये है PV = nRT। क्या है? PV = nRT। यहाँ पर P क्या है? P एक प्रेशर है, V एक वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ गैस में अणु हैं, R यहाँ पर आग्रगोदा की संख्या है और T यहाँ पर टेम्परेचर है। देखिए मैंने जो चार्ल्स, बॉयल्स और दाब के नियम बताए हैं वो भी आपको टेम्परेचर, प्रेशर और दाब तीनों का ही रिलेशन है, और ये भी समीकरण तीनों का ही एक रिलेशन है। यानी आदर्श गैस समीकरण क्या है? चार्ल्स और बॉयल्स के समीकरणों का कॉम्बिनेशन है। और आदर्श गैस क्या है कि चार्ल्स, बॉयल्स और गैस के तीनों नियमों का जो गैस पूर्णतः पालन करती है उस गैस को हम आदर्श गैस कहते हैं। तो PV = nRT। P यहाँ पर प्रेशर है, V यहाँ पर वॉल्यूम है, N यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल हैं और R यहाँ पर एक आग्रगोदा कांस्टेंट होता है वो है, और T यहाँ पर
टेम्परेचर है। इसी के, ये तो आपका आदर्श क्वेश्चन कर रहा। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका गैस के अड़गों सिद्धांत की परिकल्पना। जो आपने गैस में अड़गों सिद्धांत था, जो हमारे चैप्टर में हेडिंग है गैस का अड़गों सिद्धांत, हाइपोथेसिस, क्या परिकल्पना है इसकी, क्या क्या सोच सकते हैं। गैस, जब गैस एक सिलेंडर के अंदर होती है तो क्या उसके प्रेशर का इफेक्ट पड़ेगा, क्या उसके टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा, क्या उसके दाब का इफेक्ट पड़ेगा, इन सब चीज़ों, और क्या उसके नंबर ऑफ इंटरनल फोर्स का, नंबर ऑफ पार्टिकल पर इंटरनल फोर्स का फर्क पड़ेगा। इन सब चीज़ों को ही हम गैस के अड़गों सिद्धांत की परिकल्पना कहते हैं। तो आइए एक नज़र में देखते हैं कि गैस के अंदर होता क्या क्या है। जैसे हमने यहाँ पर देखा है कि एक, मान लो एक कंटेनर है और इसके अंदर एक गैस के अणु बन रही है। ये गैस के पार्टिकल है, क्योंकि गैस के पार्टिकल लिक्विड, सॉलिड और गैस की अपेक्षा क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, दूर दूर होते हैं। ये निश्चित नहीं है कि दूर दूर होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जितनी गैस आप ज़्यादा भरते जाओगे उसमें संघन होता जाएगा। कहने का मतलब लिक्विड और ठोस के पार्टिकल आपस में चिपकने की कोशिश करते हैं और ये आपस में दूर भागने की कोशिश करते हैं, तो हमेशा ये दूर ही रहते हैं। क्या रहते हैं, हमेशा ही क्या रहते हैं, दूर दूर रहते हैं। अब प्रेशर ज़्यादा लगा के, ज़्यादा भर के उसके लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, लेकिन ये हमेशा दूर जाने की चेष्टा करते हैं। तो पहली बात तो ये है, पहली हाइपोथेसिस हमारी ये निकलती है कि दो पार्टिकल, गैस के दो पार्टिकल अपने आप में दूर भागने की कोशिश करते हैं। दूसरी हाइपोथेसिस ये है कि गैस को आप किसी भी बर्तन में डाल दीजिए, वो उसी बर्तन की शेप को ग्रहण कर लेगी, जबकि ऐसा ठोस और लिक्विड नहीं करते। लिक्विड जितना भरोगे उतना ही रहेगा, ठोस जितना रख दोगे उतना ही रहेगा। लेकिन गैस आप किसी भी बर्तन में डालोगे, उसी की, आप गोल में डाल दोगे गोल की शेप को ग्रहण कर लोगे, आप एक सिलेंडर में डाल दोगे सिलेंडर की कर दोगे, जिसमें डाल दोगे उसी में आप उसी की आकृति को ग्रहण कर लेगा। दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि गैस के पार्टिकल एक, जब मान लो ये पार्टिकल इससे टकराएगा, भाई टकराएगा, भाई सीधी सी बात है, कोलाइड करते रहते टकराएगा। तो कहने का मतलब गैस के पार्टिकल में जो भी टक्कर होती है वो पूर्णतः प्रत्यास्थ होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब गैस के दो पार्टिकल आपस में टकराते हैं तो क्या टक्कर पूर्णतः प्रत्यास्थ होती है? यस, टक्कर पूर्णतः प्रत्यास्थ होती है। क्यों? कि पार्टिकल का साइज बहुत सूक्ष्म होता है, पार्टिकल का साइज बहुत सूक्ष्म होता है। पार्टिकल अपने आप में प्रत्यास्थ माना जाता है, सॉलिड माना जाता है। जब पार्टिकल सॉलिड माना जाता है तो उसमें जो टक्कर होगी वो भी सॉलिड होगी। तभी तो गैस के अणु एक स्पीड से टकराते हैं। अगर पूर्णतः प्रत्यास्थ नहीं होंगे तो स्पीड से नहीं टकराएंगे। अगर वो टक्कर पूर्णतः प्रत्यास्थ है तो इसका मतलब ये है कि गैस के अंदर जो एनर्जी है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगता है। क्या लगता है? एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगता है। अगर टक्कर पूर्णतः प्रत्यास्थ है तो उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है। चौथी हाइपोथेसिस ये बन गई, दो अणुओं की टक्कर में एनर्जी वहाँ पर क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। एनर्जी एक अणु से दूसरे अणु में ट्रांसफ़र हो जाएगी। गति ऊर्जा से स्थित ऊर्जा में, स्थित में तो हो ही नहीं सकती गैस में, बहुत कम चांस है। एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफ़र हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको कि एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल आपका ये यहाँ से इसमें टकराया तो ये क्या कर देगा? इसको यहाँ फॉरवर्ड कर देगा। तो इसकी एनर्जी किस में ट्रांसफ़र हो गई? अभी ये स्थिति में था ना, और ये इसमें पड़ी तो कहाँ पहुँच गया? यहाँ पहुँच गया। दैट मीन इसकी एनर्जी इसमें ट्रांसफ़र हो गई। इसका मतलब ये है गैस में एनर्जी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफ़र होती है, ना कि एनर्जी का लॉस होता है। पांचवी हाइपोथेसिस ये है कि इसके अंदर जो भी पार्टिकल के अंदर कोलाइड होता है, सभी पार्टिकलों के अंदर कोलाइड होता है, तो गैस का जो ये सिलेंडर की दीवार है इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स बाहर की तरफ पड़ता है। क्या पड़ता है? एक्सटर्नल फोर्स बाहर की तरफ पड़ता है। कहने का मतलब गैस के अणु जिस बर्तन में होते हैं उस बर्तन की दीवार पर बाहर की तरफ एक फोर्स डालते हैं। 5 हाइपोथेसिस हो गई। नेक्स्ट इसमें ये कहते हैं
कि गैस के अणु के बीच, यानी गैस की नंबर टोटल इसमें जो अणुओं में जो भी टक्करें हो रही हैं उसमें जो टाइम लगेगा, दो उसमें टाइम लगा और दो अणुओं के बीच टक्कर में टाइम। देखिए जहाँ से इसमें दैट मीन्स कोलाइड जो प्रोड्यूस होता है वो दो अणुओं से होता है। ये अणु इसमें टकराए, इसमें टकराए, फिर इसमें ऐसे टक्कर हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है गैस के टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल में टक्कर होना का समय और दो अणुओं में समय, ये दो अणुओं का समय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल के समय में नेग्लेक्टेड होता है, बहुत कम होता है, माइनर होता है, सूक्ष्म होता है। ठीक है, ये हो गया। और इसमें तीसरी बात ये है कि अगर आप इसमें टेम्परेचर गैस का, देखिए सिलेंडर है, सिलेंडर इलास्टिक नहीं है, खिंचता नहीं है, आयतन उसका निश्चित है। अगर आयतन उनका निश्चित है, आप टेम्परेचर को वेरी करते जाएंगे, इसमें टेम्परेचर में कोलाइड बढ़ता जाएगा, एक स्टेट ऐसी आई कि सिलेंडर फट जाएगा। तो दैट मीन्स ये है कि आप किसी भी एक, ये भी हाइपोथेसिस बनती है कि गैस के अणुओं को आप जितनी हीट ज़्यादा दोगे कोलाइड उतना ही ज़्यादा होगा और दीवार, सिलेंडर की दीवार पर प्रेशर ज़्यादा पड़ता जाएगा और वो प्रेशर तब तक झेलेगी जब तक जो सिलेंडर बना हुआ है आयरन का, उसमें जितनी भी पावर होगी उससे ज़्यादा जैसे ही फोर्स हुआ वो उसको क्रैक कर देगा। ये हाइपोथेसिस है। तो दैट मीन्स ये गैस की आपकी मेजर हाइपोथेसिस हुई। ठीक है, मैं ये जनरली यही होती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो मैंने आपको गैस का अड़गत सिद्धांत बताया है, इसको आप वीडियो को देखिए रिप्ले करके। और जो मैंने, देखिए यहाँ बोर्ड पे मैं पूरी चीज़ लिख नहीं सकता क्योंकि ये यूट्यूब का वीडियो है, इसमें टाइम की थोड़ा वो होता है, तो इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लिख नहीं सकता। आप इस वीडियो को रिप्ले करके आप सारे शब्दों को लिख लीजिए, लिखने के बाद इस पर विचार करिए तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, इसका जो ये पार्ट बचता है गैस की विशिष्ट ऊष्मा, इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आप देखिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। और जो आपके भाई हैं इंटर में पढ़ रहे हैं, हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, मतलब नहीं है कि भाई बीएससी में पढ़ रहा है, इंटर में पढ़ रहा है, हाई स्कूल, ये वीडियो एक ऐसा है कि ये हर एक स्टूडेंट के काम आएगा। 9th लेवल से इवन 8th से ही जो भी ऊपर के कैंडिडेट छात्र हैं वो सभी के काम आएगा, बेसिक तौर पर है। ठीक है, आप जिसको जितना भी आप इसको गहन तरीके से पढ़ेंगे इसमें से क्वेश्चन निकलते जाएंगे। देखिए कंपटीशन में क्या होता है, कंपटीशन में आप टिक वाले वो आते हैं, ऑप्शनल पेपर आता है। ऑप्शनल पेपर का मतलब ये होता है आप तुक्का मार के कुछ भी कराइए, लेकिन कहने का मतलब आप कॉन्सेप्ट से तभी कर सकते हो जब आपको इन चीज़ों के कॉन्सेप्ट पता और इससे संबंधित इस वीडियो से, यानी इस अणुगत सिद्धांत से संबंधित आपको कोई भी परेशानी आती है तो मेरा एक पर्सनल नंबर है 7500107951। इसकी व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी प्रॉब्लम को भेज के आप इसके जवाब को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।